डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डीप लर्निंग को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो आज चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस जो हैं वो क्या होती हैं। मोमेंटम जो है वो किस तरह से हमें हेल्प करता है क्विकली जो है वो अपना जो मॉडल है उसको ट्रेन करवाने के लिए। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि आरएमएस प्रॉप जो है वो भी एक वेरिएंट है ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम का, जिसको यूज़ करके हम जो है वो एफिशिएंटली जो है वो अपने मॉडल को ट्रेन करवा सकते हैं। इसी तरह से एडम ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है मोमेंटम और आरएमएस प्रॉप का। दोनों ये टेक्निक्स जो हैं एक्चुअली एडम ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं, जो कि काफ़ी फास्ट कर देती हैं लर्निंग के प्रोसेस को। तो एक्सपोनेंशियली एवरेजेस को सबसे पहले जो है वो हमें समझना ज़रूरी होगा हमारे लिए। लेट्स से हमारे पास एक सिटी जो है उसका टेम्परेचर जो है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। लेट्स से फर्स्ट डे का जो टेम्परेचर है वो 40 फ़ारेनहाइट है, सेकंड डे का जो टेम्परेचर है वो 49 फ़ारेनहाइट है एंड सो ऑन। ये जो टेम्परेचर है इसको अगर हम प्लॉट करें डेज़ जो है वो एक्स एक्सिस में और टेम्परेचर जो है वो वाई एक्सिस में, तो वो कुछ इस तरह से प्लॉट बन रहा है, जो कि ये एक्चुअली यहाँ से नज़र आ रहा है कि प्री स्टार्ट पे कुछ मंथ्स के अंदर जो है वो टेम्परेचर कम रहा। उसके बाद जब सेंटर वाले जो मंथ्स हैं जैसे जून जुलाई, उसमें टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई हो गया। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर अगेन जो है वो उसमें एक डिक्लाइन आ गया। एक टाइम जो है उसमें वो एक जो है टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती गई डे बाई डे। इसकी अगर हम एवरेज जो है वो कंप्यूट करना चाहें कि मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम पहली एक लेट्स से एक वी ज़ीरो जो है उसको डिफाइन कर लें एज ज़ीरो। वो जो वी ज़ीरो है उसमें हम उसको स्टार्ट करते हुए वी वन जो है वो कैसे कंप्यूट करें कि हम 0.9 जो है उससे उस प्रीवियस वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई कर लें और करंट जो डे की वैल्यू है उसको हम 0.1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को हम ऐड कर लें। ठीक है, इस तरह से हमारे पास V1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इसी तरह से V2 जो है वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे। V1 की जो वैल्यू हमने कंप्यूट की, पिछली जो एवरेज हमने कंप्यूट की, उस एवरेज को लेके हम उसको अगेन 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर हम जो है उसमें 0.1 से जो करंट डे की जो वैल्यू आ रही है थीटा 2 की, उससे मल्टीप्लाई करके उनको हम सम कर लेंगे तो हमारे पास V2 में वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम सारे डेज़ की जो एवरेज है वो कंप्यूट कर सकते हैं। अब ये जो एवरेज है, ये मूविंग एवरेज है, इसको अगर हम प्लॉट करें इस ग्राफ के अंदर, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इसका कुछ इस तरह का प्लॉट जो है वो बनेगा। ठीक है, ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है और इसका जो जनरल पैटर्न बन रहा है इस इक्वेशन का, जो कि हम इंडिविजुअल इक्वेशंस में कर रहे हैं कंप्यूट, उसको हम जनरली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी टी इज इक्वल टू 0.9 वी टी माइनस वन प्लस 0.1 थीटा टी। ठीक है, यानी कि हर प्रीवियस जो वैल्यू हमने कंप्यूट की उसको हम 0.9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो करंट वैल्यू है उसको हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसकी जो टोटल सम है वो हमारे पास वी टी के अंदर, यानी करंट जो वैल्यू है, करंट टाइम की जो वैल्यू है वो उसमें आ जाता है हमारे पास। ये बेसिकली मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ के ऊपर ये जो लाइन ड्रा हो रही है, ये एक्चुअली हमें बता रही है एक ट्रेंड, जो कि टेम्परेचर का ओवर द नंबर ऑफ डेज जो है वो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर ओवर द डेज और फिर ओवर द डेज जो है वो उसमें डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर डे बाई डे। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड या एक मूविंग एवरेज जो है वो हमने इस तरह से कंप्यूट कर ली। एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया अभी। इसमें जो जनरली इसको हम लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। वी टी इज इक्वल टू बीटा वी टी माइनस वन प्लस वन माइनस बीटा थीटा वन। ठीक है, इसमें बीटा जो है वो एक, यानी कि एक पैरामीटर है जो हम सेट करते हैं, जो हमने पिछली एग्जांपल के अंदर बीटा की वैल्यू 0.9 सेट की थी और यहाँ पे 1 माइनस बीटा की जो वैल्यू थी वो यानी कि 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1 थी। तो इस तरह से हम जो है वो एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं और इसमें बीटा की जो वैल्यू हमने रखी थी दैट वाज़ 0.9। ठीक है, जो हम बीटा की वैल्यू रखेंगे उसकी बेस पे
जितने नंबर ऑफ डेज़ हैं उनकी एवरेज या कितने नंबर ऑफ डेज़ की एवरेज जो है वो कंप्यूट होनी है मूविंग एवरेज में, उसका जो है वो उसमें कह लें कि उस पैरामीटर की बेस पे ये डिसाइड होगा। वीटी जो है वो क्या हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्सिमेटली एवरेज है ओवर 1/1 माइनस बीटा डेज़, ठीक है? यानी कि 1/1 माइनस बीटा, यानी कि यहाँ पे 0.9 अगर बीटा की वैल्यू है, तो इट मीन्स कि 1/1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1 आ जाएगा, तो 1/0.1 जो है वो 10 आता है। तो इट मीन्स कि अगर हम बीटा की वैल्यू जो है वो 0.9 रखते हैं, तो वो पिछले 10 दिन की जो एवरेज है, वो बेसिकली वी के अंदर अवेलेबल होगी जब हम ये कंप्यूट करेंगे। तो हर दफ़ा जो है वो पिछले 10 दिन की वैल्यू जो है वो कंप्यूट हो रही होगी, ठीक है? अगर हम बीटा की वैल्यू जो है वो 0.98 रखते हैं, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि फिर ये अप्रॉक्सिमेटली 50 डेज़ का जो टेम्परेचर है, उसकी एवरेज जो है ये कंप्यूट यहाँ पे हो रही होगी। और ये इसका जो ग्राफ है, ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा स्मूथ है और आगे थोड़ा जो है वो मूव कर गया है रेड ग्राफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा स्मूथ हो गया है और उसका इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे आके आ रहा है, जो इनकी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और उसके बाद फिर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये 50 डेज़ की एवरेज जो है ये ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया कि जस्ट बीटा की वैल्यू जो है वो 0.98 सेट कर देंगे। तो 1 माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो 0.02 होगी, ठीक है? तो उसके बेस पे अगर हम ये कंप्यूटेशंस करेंगे, एवरेज निकालेंगे, मूविंग एवरेज, तो वो 50 डेज़ की एवरेज हर वैल्यू के अंदर जो है वो उसमें पड़ी होगी। जो भी टाइम सीरीज़ डाटा होता है उसमें आप इस तरह से मूविंग एवरेजेस जो हैं वो कंप्यूट कर सकते हैं। एक्स्पोनेंशियली वेटेज एवरेजेस जो हैं उसको फर्दर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने इंस्टेड के फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जो हैं उनकी एवरेज 1 बाय 1 लिखने की बजाय मैंने रिवर्स में यहाँ पे लिखा है। 100 जो डे है उसकी एवरेज कैसे निकलेगी, उसमें 0.9 V99 प्लस 0.10 और थीटा 100 की वैल्यू आएगी, ठीक है? अब V99 की वैल्यू कैसे निकलेगी? V99 की वैल्यू ऐसे कंप्यूट होगी कि 0.9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा V98 से, और उसमें ऐड होगा 0.1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम थीटा 99 से। तो इस तरह से हम पिछली वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अगली वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको आपने समझना है कि एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस एक्चुअली कैसे जो है वो पिछले 10 दिन का या पिछले 50 दिन का जो एवरेज है वो कैसे कंप्यूट करती हैं। तो इसमें सिंपली V100 अगर हमने कंप्यूट करना है, तो उसमें यहाँ पे मैंने ये पॉइंट 10 जो है और थीटा 100 इसको पहले लिख लिया है, और 0.9 और V99 जो है उसको बाद में लिख लिया है। और 0.9 के बजाय 0.9 के बाद V99 की बजाय मैंने V99 की जो वैल्यू है वो लिख ली है, और यहाँ पे भी मैंने 0.10 पहले लिख लिया है, थीटा 99 और 0.9 जो है, और V98 जो है उसकी जगह अगेन मैंने जो है वो V98 की वैल्यू लिख ली है, ठीक है? और इस तरह से ये 97 और ये कंटिन्यू इस तरह से ही एक्सपेंड होता जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 0.1 तो आ जाएगा, फिर अगली जो वैल्यू है वो एक्चुअली थीटा की जो अगली वैल्यू है वो 0.1 मल्टीप्लाई होगी 0.9 के साथ। फिर ये 0.1 मल्टीप्लाई होगी 0.9 के स्क्वायर के साथ, ठीक है? क्योंकि ये 0.9 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0.9 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये उसका क्यूब बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब ये 3 दफ़ा 0.9 आ रहा है, तो इस तरह से ये वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ती जाएँगी। और एक्चुअली होगा क्या कि जैसे-जैसे ये इसकी वैल्यू हम रेज़ टू पावर समथिंग कर रहे हैं, तो एक्चुअली इस पूरे जो एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू एक्चुअली डिक्रीज़ हो रही है। पहले ये 0.1 है, फिर ये 0.1 से भी कम हो जाएगी, फिर ये 0.1 से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ इसके अंदर आ रहा है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ का ये मतलब है कि तकरीबन-तकरीबन इसकी वैल्यू जो ये हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अगर हमने 10 दिन का जैसे हमने कहा कि वो कंप्यूट करेगी वैल्यू, तो वो 10 दिन के बाद उससे पिछली जो वैल्यूज़ हैं वो तकरीबन 0 से मल्टीप्लाई हो रही होंगी, ठीक है? तो इसलिए ये जब एवरेज कंप्यूट होगी तो वो पिछली वैल्यूज़ जो हैं वो फिर कंसीडर नहीं होंगी इसके अंदर। इसको आप इस तरह से भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं
कि लेट्स से आपके पास 100 वैल्यूज़ हैं, ठीक है? टेम्परेचर की डिफरेंट जो मैंने यहाँ पे रैंडम कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो शो की हुई हैं। तो वो जो 100 वैल्यूज़ हैं वो जिस फ़ंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो एक एक्स्पोनेंशियली डिकेइंग फ़ंक्शन है, ठीक है? यानी कि वो एक ऐसा फ़ंक्शन है, ये जो वैल्यूज़ जिससे ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये एक ऐसा फ़ंक्शन है जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो तकरीबन 10 वैल्यूज़ अगर बैक जाएँ तो वो तकरीबन 0 के करीब उसकी वैल्यूज़ आने लग जाती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 10 वैल्यूज़ हैं, ये सिर्फ़ इसमें जो है वो उसका V100 को कंप्यूट करने के लिए जो लास्ट 10 वैल्यूज़ हैं, वो तो कंप्यूट करेगा, लेकिन उससे पिछली जो है वो 0 हो जाएँगी, आप ये कह सकते हैं। ठीक है? रफ़ली 0 होंगी। तो इस तरह से ये जो है पिछले 10 दिन की एवरेज जो है वो कंप्यूट कर रहा है। इसको आप फ़ॉर्मूला की फ़ॉर्म में इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि 0.9 जो हमारा एक्चुअली बीटा था, उसकी क्या पावर होगी कि वो इक्वल टू आए 0.35 के या 1 ओवर ई के इक्वल आए, ठीक है? ये एक मैथमेटिक्स का कांस्टेंट है ई, जो कि 1 ओवर ई की वैल्यू होती है 0.35। तो यहाँ पे अगर हम 0.9 रखते हैं, ठीक है? तो उसकी क्या पावर होगी कि उसकी वैल्यू 0.35 के इक्वल आए, ठीक है? या हम ये कहें कि अगर 0.98 हम रखते, तो उसकी क्या पावर होती कि उसकी वैल्यू जो है वो 0.35 के इक्वल आती। तो वहाँ पे फिर हम ये जो है देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू अगर 50 हो, तो फिर वो जो है वो 0.35 के इक्वल आती है, ठीक है? यानी कि वो एक यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 माइनस एप्सिलॉन रेज़ टू पावर 1 ओवर एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू 1 ओवर ई, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट बीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कंप्यूट कर सकते हैं कि जो उसका वो है, ये बेसिकली 1 माइनस एप्सिलॉन जो है ये बीटा की वैल्यू है, ठीक है? इनके बीटा की वैल्यू अगर 0.9 है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन जो है इट मीन्स कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो 0.1 है, ठीक है? तो 0.1 का ये मतलब है कि 1 ओवर 0.1, तो इसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो 10 आएगा, ठीक है? तो इसलिए 0.9 जो है वो 10 डेज़, पिछले 10 डेज़ की एवरेज जो है वो कंप्यूट करेगा, ठीक है? अगर बीटा की वैल्यू जो है वो 0.98 हो, तो वो पिछले 50 डेज़ की एवरेज जो है वो कंप्यूट करेगा, ठीक है? तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, बजाय ये कि हम एक अलहदा वेरिएबल जो है वो हर एवरेज को कंप्यूट करने के लिए यूज़ करें। एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक ही जो वेरिएबल है, उसमें जो कंप्यूटेशन होके जो वैल्यू आती है, वही वैल्यू आगे जो है वो यूज़ हो रही होती है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में हम एक ही वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशंस, वैसे ही हम यहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि v को 0 असाइन करें, ठीक है? और उसके बाद इसको जो है जो नेक्स्ट कंप्यूटेशन करें उसमें v की वैल्यू को यूज़ कर लें, और यहाँ पे जो कंप्यूटेशन हो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट होके दोबारा यहाँ पे v के अंदर आ जाए, v को असाइन हो जाए, और ये जो असाइन्ड वैल्यू है v की, ये दोबारा यहाँ पे यूज़ हो। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल के अंदर आप ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं। इसको फर्दर हम किस तरह से सिम्प्लीफाई कर सकते हैं? फर्दर हम इसको इस तरह से सिम्प्लीफाई कर सकते हैं कि हम एक लूप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम हर दफ़ा जो है वो नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट लेट्स से टेम्परेचर है एक दिन का, उसको जो है वो गेट करें और उसको जो है इस फार्मूला में पुट करते जाएँ, तो उसकी बेस पे हमारी मूविंग एवरेज जो है वो कंप्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें इसका हमें क्या फ़ायदा है? ये सारा जो हम एक्स्पोनेंशियली वेटेड एवरेजेस सारी कंप्यूट करना सीख रहे हैं, इसका फ़ायदा हमें होगा एक टेक्नीक जो हम आगे देखेंगे मोमेंटम की, उसके अंदर हमें इसका फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ बायस करेक्शन, ठीक है? बायस करेक्शन जो है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लेट्स से लास्ट 10 डेज़ की एवरेज कंप्यूट करते हैं, यानी कि हम बीटा की वैल्यू जो है वो 0.9 सेट करते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे जो रेड लाइन नज़र आ रही है वो बेसिकली उसकी मूविंग एवरेज होगी, ठीक है? लेकिन अगर आप 50 डेज़ का लेट्स से कंप्यूट करते हैं, तो 50 डेज़ का कंप्यूट करते हुए क्या होगा कि एक्चुअली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ग्रीन कलर की जो लाइन है वो मिले, लेकिन आपको एक्चुअली मैजेंटा कलर की लाइन जो है वो मिलेगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि
जो स्टार्ट जब होता है तो आपने देखा प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर भी कि वी को हम ज़ीरो के इक्वल जो है वो साइन करते हैं, ठीक है? तो वो ज़ीरो का इफ़ेक्ट जो है वो रहता है आने वाली काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स तक, ठीक है? तो वो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब तक 50 डेज़ कंप्लीट नहीं होंगे तकरीबन, तब तक ये जो लाइन है ये उससे नीचे रहेगी, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट से ये इनिशियलाइज़ हुई थी। तो बायस करेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि बायस करेक्शन के अंदर हम ये चाह रहे होते हैं कि ये जो है, ये जो इफ़ेक्ट है इसको ख़त्म किया जाए और एक्चुअली हमें मैजेंटा लाइन की बजाय ये ग्रीन लाइन जो है वो मिले। इसमें स्टार्ट पे जो ये इफ़ेक्ट आ रहा है, जो डिफ़रेंस आ रहा है, जो ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करवाने की वजह से वो जो है डिफ़रेंस ना हमें फ़ेस करना पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये करते हैं कि हम जो वी वैल्यूज़ जो है हम कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है? उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1 माइनस बीटा रेज़ टू पावर टी से, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो स्टार्ट पे जो इफ़ेक्ट है, ये जैसे-जैसे बीटा टी की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ़ डेज़ की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे ये जो नीचे पैरामीटर है, नीचे जो जो वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो 50 वैल्यूज़ तक ये वैसे ही जो है, ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आके इसका इफ़ेक्ट जो है वो ना होने के बराबर होता है, इसलिए ये जहाँ पे आपकी ग्रीन लाइन होगी वहीं पे आपकी एक्चुअली मैजेंटा लाइन भी जो है वो आएगी, ठीक है? तो इसलिए आप इस तरह से इसको 1 माइनस बीटा टी से जो है वो डिवाइड अगर कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को, जब आप कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं तो आप एक्चुअली बायस करेक्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ग्रेडिएंट डिसेंट विद मोमेंटम की तरफ, ठीक है? ग्रेडिएंट डिसेंट विद मोमेंटम जो है, ये एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज़ करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्रेडिएंट डिसेंट जो है, वो ग्लोबल मिनिमा की तरफ जो है वो स्टेप्स लेते हुए मिनिमा की तरफ जो है वो मूव करता है। और मोमेंटम के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि मोमेंटम जो है उसमें हम एक्चुअली मूविंग एवरेजेस जो हैं वो कंप्यूट कर लें, ताकि उसमें जो ऑसिलेशंस आ रही हैं, ठीक है? हर स्टेप के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं, उनको हम एवरेज आउट कर लें। लेट्स से पिछली 10 जो हैं मूवमेंट्स जिस जिस डायरेक्शन में मूव करना है, उनकी एवरेज लेके उस डायरेक्शन में जो है वो मूव करें। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ग्रेडिएंट डिसेंट विद मोमेंटम का। इसमें हम उसी तरह से आइट्रेशंस करते हैं, ठीक है? ऑन लेट्स से हम एक मिनी बैच पे जो है वो आइट्रेशन कर रहे हैं। और वो मिनी बैच जो है, उसका हम डेरिवेटिव जो है वो डी और डी जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। उसके बाद हम मूविंग एवरेज जो है वो कंप्यूट करते हैं डी की, और इसी तरह से मूविंग एवरेज जो है वो हम कंप्यूट करते हैं डी की, ठीक है? और इस मूविंग एवरेज को लेते हुए अब हम एक्चुअली जो और डी की जो एक्चुअल वैल्यू है, उससे अपडेट नहीं करेंगे। इस मूविंग एवरेज से जो हमारी वैल्यू आ रही है, जिसमें लेट्स से अगर हमने 0.9 रखा हुआ है बीटा की वैल्यू को, तो पिछली 10 वैल्यूज़ की जो एवरेज आ रही है, उसकी बेस पे जो है हम अपनी डब्ल्यू की वैल्यू को और बीटा की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे या अपडेट करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो है, अगर हम मोमेंटम यूज़ नहीं करते तो कुछ इस तरह से जो है वो ग्रेडिएंट डिसेंट जो है वो स्टेप्स लेते हुए ग्लोबल मिनिमा तक पहुँचता है। और अगर हम मोमेंटम को यूज़ करते हैं, जिसमें हम मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, तो काइंड ऑफ जो इस ये जो बेसिकली ऑसिलेशंस हो रही हैं अप एंड डाउन, इसको वो मिनिमाइज़ करके एक एवरेज सी जो है वो ले लेता है, और वो एवरेजेस जो हैं उनकी बेस पे जो है वो कन्वर्ज करता है, और वो एक्चुअली क्विकली जो है वो कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है? तो ये शायद इतनी स्मूथ तो नहीं होंगी जो मैंने यहाँ पे बनाई है, लेकिन ये जो उसका पहले प्रोसेस चल रहा था जिसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थी, उसको वो काफ़ी हद तक जो है वो स्मूथ करके, तो एक्चुअली वो क्विकली जो है वो कन्वर्ज कर जाता है ग्लोबल मिनिमा की तरफ। इसी तरह से ग्रेडिएंट डिसेंट विद मोमेंटम के बाद आरएमएस प्रॉप जो है, वो भी एक टेक्नीक है ग्रेडिएंट डिसेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए। आरएमएस प्रॉप जो है वो बेसिकली रूट मीन स्क्वायर प्रोपोर्शन जो है उसमें हम यूज़ करते हैं, और इसमें आइडिया ये है कि हमारी जो
लर्निंग हो रही है, लर्निंग के जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, ठीक है? वो स्टेप्स आपने जैसे प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि उसमें हम काफ़ी ऑसिलेशंस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी जो हैं वो डायरेक्शंस हैं जो एक्चुअली जो एक्सपैंड इस तरह से हैं, ठीक है? ये जो डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस के अंदर हम चाहते हैं कि स्लो हो लर्निंग। जब इस स्टेप की तरफ जाए तो वो स्लो हो जाए ग्रेडिएंट डिसेंट, लेकिन जब इस डायरेक्शन में मूव करे तो वो फास्ट जो है वो मूव करे, ठीक है? तो इसके लिए जो है हम आरएमएस प्रॉप जो है वो यूज़ करते हैं। आरएमएस प्रॉप के अंदर क्या होता है कि उसी तरह से हम मिनी बैचेज़ जो हैं उन पे आइट्रेशन करते हैं और उनके जो डीडब्ल्यू हैं, डीबी जो हैं वो कंप्यूट करते हैं और यहाँ पे हम एस एक जो है वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। ये बेसिकली अब यहाँ पे हम डीडब्ल्यू जो है उसकी मूविंग एवरेज की बजाय डीडब्ल्यू स्क्वायर जो है उसकी मूविंग एवरेज जो है वो कंप्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से जो डीबी है उसकी बी स्क्वायर की मूविंग एवरेज जो है वो हम कंप्यूट करके एसडीबी में जो है वो हम स्टोर करवा देते हैं। अब जो हम अपडेट करते हैं पैरामीटर्स वो हम डब्ल्यू जो है वो हम डी डब्ल्यू जो हमारा एक्चुअल डी डब्ल्यू है, ठीक है, उसी की बेस पे अपडेट करेंगे, लेकिन उसको डिवाइड कर देंगे हम एस डी डब्ल्यू अंडर रूट से, ठीक है। इसी तरह से जो बीटा जो बी की वैल्यू है उसको भी हम डी बी से ही अपडेट करेंगे, डी बी एल्फा को डी बी से मल्टीप्लाई करके, लेकिन उसको डिवाइड कर देंगे हम एस डी बी से, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मली हम एक जो है कांस्टेंट प्लस एप्सिलॉन भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ताकि अगर ये किसी वजह से ज़ीरो के बहुत करीब भी वैल्यू चली जाए तो हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है वो क्रैश ना करे और वो स्मूथली चलता रहे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की एक वैल्यू जो है वो भी नीचे डिनोमिनेटर में ऐड कर दी जाती है। तो इसमें क्या होगा कि यही चीज़ के जो जिन डायरेक्शंस में वो हम चाहते हैं कि लर्निंग स्लो हो और जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि लर्निंग फास्ट हो, जिन डायरेक्शन में वो ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है वो इट मीन्स के बड़ी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जब मूविंग एवरेजेस से हम डिवाइड करेंगे तो वो एक्चुअल जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो बड़ी वैल्यू से डिवाइड होंगी, जिसकी वजह से जो ऑसिलेशंस हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। और डीबी जो है वो एसडीबी से डिवाइड होगा, तो वो लेट्स से अगर ये छोटी वैल्यू है और ये भी छोटी वैल्यू है तो ये जो है इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा और इसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। ये बेसिक आइडिया है आरएमएस प्रॉप का। अच्छा, जो आरएमएस प्रॉप और मोमेंटम है उनको कंबाइन अगर हम करें तो वो एडम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जो है वो हम दोनों की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एडम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जो है वो डिवाइस किया गया है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि हम कंप्यूट करें डी डब्ल्यू डी बी हर मिनी बैच के लिए और वी डी डब्ल्यू जो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि बीटा मोमेंटम के अंदर भी यूज़ हो रहा था और आरएमएस प्रॉप के अंदर भी यूज़ हो रहा था, तो इसलिए हमने इनको इनके जो पैरामीटर्स हैं उनको बीटा वन और बीटा टू का नाम दे दिया। यहाँ पे हम एक्चुअली जो है पहले मोमेंटम जो है वो कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम हमने कंप्यूट किया डी डब्ल्यू और डी बी के लिए, फिर हमने आरएमएस प्रॉप जो है उसकी जो है वो मूविंग एवरेज डी डब्ल्यू स्क्वेयर की और डी बी स्क्वेयर की जो है वो कंप्यूट की, ठीक है। और इसके बाद हमने इनको करेक्ट किया, जैसे बायस करेक्शन का मैंने आपको बताया था कि हम सिंपली क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं वन माइनस बीटा टी से। अब बीटा वन और बीटा टू मैंने आपको बता दिया कि बीटा वन जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं मोमेंटम के लिए और बीटा टू जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं आरएमएस प्रॉप के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने वी करेक्टेड कंप्यूट कर लिया, इसी तरह से वी करेक्टेड फॉर डी बी जो है वो कंप्यूट कर लिया। नेक्स्ट हमने जो है वो एस बी जो है उसी तरह से करेक्टेड फॉर डी डब्ल्यू एंड डी बी जो है वो कंप्यूट कर लिया और उसके बाद हमने वेट्स को जो है अपडेट किया। वेट्स को इस तरह से हमने अपडेट किया कि अब हम वी करेक्टेड जो है उसको ऊपर जो है वो रखेंगे और डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो हम एस करेक्टेड जो है उसके अंडर रूट से जो है वो डिवाइड करेंगे
और उसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि आप एक एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं, जो नॉर्मली जो है वो 10 रेज़ टू पावर -8 उसकी वैल्यू होती है, ठीक है? तो इस तरह से आप डब्ल्यू और बी जो है वो दोनों को अपडेट कर लेंगे, ठीक है? ये एडम ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम है। और इसमें फिर हाइपर पैरामीटर्स जो हैं अभी तक हमने देखे, उसमें अल्फ़ा है, जैसे कि आप जानते हैं कि वो एक लर्निंग रेट है ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम का, जिससे कि हमें बेसिकली ट्यून करना होता है डिफरेंट अल्फ़ा की वैल्यूज़ को ट्राई करके। देन वी हैव बीटा 1 जिसकी वैल्यू जो है वो 0.9 है। देन वी हैव बीटा 2 जिसकी वैल्यू नॉर्मली 0.999 रखी जाती है एडम ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिथम के अंदर, और नॉर्मली ये वैल्यूज़ चेंज नहीं की जाती। यही वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। और एप्सिलॉन जो है उसकी वैल्यू जो है वो 10 रेज़ टू पावर -8 ही रखी जाती है। और एडम जो है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर अडैप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन। फाइनल जो इस वीडियो के अंदर टॉपिक है दैट इज़ लर्निंग रेट डिके। लर्निंग रेट डिके का ये पर्पस है कि जब हम ग्रेडिएंट डिसेंट के थ्रू लर्निंग करवा रहे होते हैं, तो ग्रेडिएंट डिसेंट जो है अगर वो उसमें हमने लर्निंग रेट की वैल्यू बड़ी रखी हुई है, तो हो सकता है कि वो जो ग्लोबल मिनिमा है उसको मिस कर जाए, ठीक है? लर्निंग रेट डिके का ये कंसेप्ट है कि जैसे-जैसे हम मिनिमा के करीब जाते जाएँ, हम लर्निंग रेट जो है उसको उसकी वैल्यू को भी कम करते जाएँ। तो एक्चुअली हो क्या कि एक्चुअली जैसे-जैसे हमारे स्टेप्स परफॉर्म होते जाएँ, हम लर्निंग रेट की जो वैल्यू है उसको कम करते जाएँ। इसे हम कहते हैं लर्निंग रेट डिके। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम एक नंबर ऑफ जो इपॉक्स हैं उसकी बेस पे लर्निंग रेट जो है वो हम डिटरमिन कर लें, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिके रेट, लेट्स से डिके रेट की हमने कोई वैल्यू सेट की, लेट्स से 1, और इसी तरह से अल्फ़ा 0 यानी कि स्टार्ट पे जो है वो लर्निंग रेट की वैल्यू 0.2 हो। अब 0.2 से जो वैल्यू है ये कम होती जाएगी हर इपॉक के साथ, इस फ़ॉर्मूले को यूज़ करते हुए, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली इपॉक के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो 0.1 हो जाएगी। दूसरी इपॉक में उसकी वैल्यू 0.067 हो जाएगी, इसी तरह से 0.05, 0.04। तो अल्फ़ा की जो रेट है, जो लर्निंग रेट है, उसको हम डिक्रीज़ करते जा रहे हैं ऑन ईच इपॉक, ऑन ईच आइट्रेशन, ठीक है? तो ये लर्निंग रेट डिके भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो ग्लोबल मिनिमा है वो मिस ना हो जाए, जो लर्निंग रेट है उसको ओवरशूट ना कर जाए, और वो उसको वो बीच में कहीं रह जाए और वो ओवरशूट करके दोबारा मैक्सिमा की तरफ जो है वो जब बड़ी वैल्यू की तरफ जो है वो स्टेप ले ले, ठीक है? तो इस तरह से लर्निंग रेट डिके जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी लर्निंग रेट डिके के मेथड्स हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप 0.95 जो है एक कांस्टेंट है उसकी पावर ले लें इपॉक नंबर। लेट्स से आपका इपॉक नंबर अगर 1 चल रहा है, फर्स्ट आइट्रेशन है तो इसकी पावर 1 होगी, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें एक अल्फ़ा की स्टार्टिंग वैल्यू से। फिर जब दूसरी इपॉक आए तो उसको 0.95 रेज़ टू पावर 2 कर दें, और उसको उसी इनिशियल अल्फ़ा की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से भी आप अपना लर्निंग रेट डिके जो है उसको अचीव कर सकते हैं, लर्निंग रेट को आप कम कर सकते हैं विद ईच आइट्रेशन। इसी तरह से एक और तरीका ये भी है कि आप एक के कांस्टेंट वैल्यू सेट करते हैं, और उसके लिए कोई भी वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, उसको आप डिवाइड करते हैं इपॉक नंबर से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप अल्फ़ा 0 से, ठीक है? तो ये कुछ लर्निंग रेट डिके के तरीके थे जिनको यूज़ करते हुए आप लर्निंग रेट जो है उसको हर आइट्रेशन के अंदर जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि एक्स्पोनेंशियली वेटेड एवरेजेस जो हैं वो हम कैसे कंप्यूट करते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम किस तरह से मोमेंटम जो है वो यूज़ कर सकते हैं ग्रेडिएंट डिसेंट के साथ, उसको एल्गोरिदम को एफिशिएंट बनाने के लिए। और फिर हमने ये देखा कि किस तरह से आरएमएस प्रॉप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमने आरएमएस प्रॉप और मोमेंटम को कंबाइन करके एडम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम जो है उसको डिस्कस किया। और फाइनली हमने ये देखा कि किस तरह से हम लर्निंग रेट जो है उसको डिके भी कर सकते हैं, कि हर स्टेप, हर इपॉक के बाद लर्निंग रेट जो है वो कम होता जाए, ताकि हम जो ग्लोबल मिनिमा है
उसको जो एल्गोरिदम जब कि एल्गोरिदम स्टेप्स ले रहा है ग्रेडिएंट डिसेंट, तो वो उसको स्किप ना कर जाए बड़ा स्टेप होने की वजह से, मिनिमा को स्किप ना कर जाए, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था, वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशंस एल्गोरिदम्स उस हैं ग्रेडिएंट डिसेंट के डिफरेंट वेरिएंट्स और जो लर्निंग रेट डिके के डिफरेंट मेथड्स हैं।